बधाई हो रामदीन, बेटा हुआ है। अब तो पैसे कपड़े सब देना पड़ेगा। जा मिल ले ओ कमली से। हाँ काकी, जो मांगो वो मिलेगा, बस दोनों खुश बने रहे। रामदीन कमली के पास जाकर अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार से गले लगा लेता है। कैसी है तू कम्मो, ठीक है ना? कमली सिर हिला देती है। रामदीन उसे आराम करने को कहकर बाहर निकल आया। दाई से कहता है, काकी 2-3 दिन कमली का ख्याल रखना, फिर मैं संभाल लूंगा, और पैसे की फिक्र मत करना। उधर केशव को दाई आकर बताती है, बधाई हो, लक्ष्मी आई है। ललिता की कोख से चांद सी बेटी ने जन्म लिया है। बिटिया को देखकर ललिता और केशव खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रामदीन और केशव की दोस्ती की लोग मिसाल देते थे। बहुत प्यार था दोनों में, बचपन से साथ खेलते कूदते जो बड़े हुए थे। दोनों ने शादियां भी एक ही दिन की थी। दोनों उस दिन को याद करने लगे जब बच्चों का जन्म हुआ था। किस्मत देखो दोनों की, ईश्वर भी उनकी दोस्ती को बेहद पसंद करते हैं। संग खाना, सुख दुख बांटना, विवाह भी एक ही दिन किया, इसीलिए ही प्रभु कृपा से दोनों एक ही दिन पिता बनी है। गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। रामदीन और केशव बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज का दिन उनके लिए खुशियां लेकर जो आया था। आज रामदीन की पत्नी कमली और केशव की पत्नी ललिता दोनों मां बनी। रामदीन, तू जानता है भगवान ने मुझे बेटी क्यों दी? केशव बोला, हाँ जानता हूँ। केशव, ईश्वर भी चाहता है हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। देखो साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना दोनों। केशव ने कहा, सही कहा रामदीन, किसी की नजर ना लगे इनकी खुशियों को। रामदीन ने अपने बेटे का नाम किशन रखा। केशव ने अपनी बेटी का नाम रुक्मणी रखा। दोनों ने साथ मिलकर आस पड़ोस के साथ अपनी खुशियां बांटी। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे, लड़ते झगड़ते फिर एक हो जाते। किशन और रुक्मणी, काका देखो किशन ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। रुक्मणी दौड़कर रामदीन से लिपटकर रोने लगी। रो नहीं लाडो, चुप हो जा, इस बार शहर से नई गुड़िया ला दूंगा तुझे। देख किशन, अब रुक्मणी को तंग किया तो कान पकड़कर मुर्गा बना दूंगा। पर बाबा मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती तो रुक्मणी उसकी बात काटकर बोली, काका इसकी बातों में मत आना, झूठा कहीं का। वो जीव चिढ़ाकर हंसती हुई भाग जाती है। किशन केशव के पास, काका देखो रुक्मणी गलती करती है और मुझे बाबा डांटते हैं। बच्चों के झगड़े देख दोनों हंस पड़ते हैं। किशन और रुक्मणी किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए थे। अब भी दोनों झगड़ते ही रहते थे। आसपास के गांव में एक ही स्कूल था, वो भी 8वीं कक्षा तक। शहर भेज सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी। रुक्मणी पानी भरने में और घर के कामों में ललिता की मदद करने लगी थी। नल की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी पास के कुएं से लाना पड़ता था। किशन अपने बाबा का खेतों में हाथ बटाने लगा था। यौवन की दहलीज तक आते आते रुक्मणी की सुंदरता के चर्चे गांव में होने लगे थे। रुक्मणी सुन, रुक्मणी सुनना, रुकना, पगली बहुत भाव खाती है। क्या हुआ, देख नहीं रहा? बाबा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। तुझे कुछ काम धाम नहीं है? थोड़ा काका का हाथ बटाया कर, आलसी कहीं का। हा हा हा, किशन को चिढ़ाकर हंसती हुई भाग जाती है। रुक्मणी जैसी बचपन में थी वैसी ही नटखट सी शरारती, अपने रूप के जैसी ही खूबसूरत दिल की लड़की थी। वही किशन बड़े होते होते शांत, समझदार, परिवार के प्रति प्रेम रखने वाला बड़ा ही होनहार लड़का था। दोनों परिवारों ने दोनों की शादी करने का पूरा मन बना लिया था। बस दोनों के 18 साल के होने का इंतजार था। इधर रामदीन और केशव दोनों बच्चों को लेकर भविष्य के सपने सजोए बैठे हुए थे। उधर किशन के मन में भी रुक्मणी को लेकर एहसास जाग रहे थे। रुक्मणी, रुकना, ए रुक्मणी। किशन रुक्मणी को बुलाता जा रहा था। वो उसे चिढ़ाकर हंसती हुई केशव के पास चली जाती है। किशन रुक्मणी को जाता देख मुस्कुरा उठता है। पगली हमेशा बच्चों जैसी हरकतें ही करती रहेगी, और वही रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में रुक्मणी घर जाने के लिए लौट कर आती है तो किशन को देखते ही, तू यही खड़ा है तब से? हाँ, तुझसे बात करनी है।
पर मुझे नहीं करनी, घर पर माँ इंतजार कर रही है। अभी मुझे पानी भी भरने जाना है। तेरी तरह काम से जी चुराकर किसी का पीछा नहीं करती। अच्छा जी, बहुत बातें आने लगी है तुझे। पता है तेरा काम अभी घर जाकर रेडियो चालू करके गाना सुनेगी और अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाएगी। मैं बेसुरी? तूने मुझे बेसुरी कहा? हाँ कहा बेसुरी। किशन को रुक्मणी को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। रुक जरा, अभी बताती हूँ। रुक्मणी ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और किशन को मारने दौड़ी। हा हा हा, हंसते हुए किशन आगे आगे, रुक्मणी पीछे पीछे। किशन अपने खलियान के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बस थक गया। रुक, बताती हूँ कौन बेशुरा है। जैसे ही किशन को मारने के लिए हाथ उठाया, किशन ने हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रुक्मणी को इसकी आशा नहीं थी, इसीलिए वो किशन के खींचने से उसके ऊपर जा गिरी। किशन की नजरों से नजर मिलते ही रुक्मणी को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो झटके से अलग होकर चुपचाप खड़ी हो गई। किशन भी चुपचाप खड़ा होकर रुक्मणी के चेहरे को देखने लगा और सक पका कर बोला, वो मैं मुझे 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 तुझे कुछ दिखाना था क्या? रुक्मणी के चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा था कि वह अचानक किशन के सीने से लग जाने की वजह से शर्म से लाल हो रही थी। आ मेरे साथ। किशन उसे लेकर उस पेड़ के नीचे आता है जहाँ खेल कूद के वो बड़े हुए थे। अब जरा आंखें बंद कर। क्यों? सवाल मत कर। रुक्मणी आंख बंद कर लेती है। तभी उसे कान के पास चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई देती है। चूड़ी है क्या? खोलूं आंखें? नहीं, रुक जरा। किशन उसे चूड़ियां पहनाने लगता है। तू चूड़ी लाया मेरे लिए? आंखें खोलूं क्या? मुझे देखनी है। रुक्मणी बच्चों के जैसी जिद करने लगी। रुक, पहना लेने दे। हाँ, अब आंखें खोलकर बता कैसी है। रुक्मणी आंखें खोलकर देखती है। किशन ने सही में बहुत ही सुंदर चूड़ियां पहनाई थी। बिल्कुल वैसी ही चूड़ियां थी जो सावन के मेले में चूड़ी बेचने वाले के पास देखकर वो माँ से लेने की जिद कर रही थी। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियां तो मेरे लिए लाया? नहीं, मेरी माई के लिए। बस तुझे पहनाकर देख रहा था। किशन ने रुक्मणी को छेड़ते हुए कहा। रुक्मणी यह सुनकर उदास होने लगती है तो किशन हंस देता है। अरे पगली, तेरे लिए ही लाया हूँ। ओहो मेरे किशन। रुक्मणी किशन के गले लग गई। किशन भी उसके भोले चेहरे को देखता रह गया। दिन पर दिन रूप निखर रहा था रुक्मणी का। काजल लगी, बड़ी बड़ी आंखें, कोई देखे तो दीवाना हो जाए। अचानक रुक्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो किशन से दूर होकर शर्माने लगी। मैं घर जा रही हूँ। हाँ तो जाना, किसने रोका? तेरा ही मन नहीं है मुझसे दूर जाने का? धत पागल, कहकर रुक्मणी भागी। फिर रुक गई। माई चूड़ियों के बारे में पूछेगी तो क्या बोलूंगी किशन? रुक्मणी ने किशन से पूछा। अरे इसमें क्या चोरी है? बोल देना, मैंने दिलाई है। पहले भी तो कई बार लाया हूँ। माई कहाँ कुछ बोलती है। पहले की बात और थी किशन, हम बच्चे थे। और अब? हाँ बोल, अब क्या? बोल ना रुक्मणी, अब क्या बदल गया हम दोनों के बीच? कुछ नहीं, तू सच्ची में पागल का पागल ही रहेगा। रुक्मणी भाग जाती है। पगली, किशन मंद मंद मुस्कुराते हुए रुक्मणी को जाता देखता रह गया। किशन और रुक्मणी का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। उनके इस मेल मिलाप पर कोई पैनी नजर गड़ाई था। वो था गांव के जमींदार का बेटा कुंदन, जिसे रुक्मणी की सुंदरता अपना दीवाना बना रही थी। किशन रुक्मणी को जाते हुए देखता रहता है, फिर खेतों में पिता की मदद करने लग जाता है। कुंदन, जिसे अपने से छोटे लोगों से हमेशा नफरत रही है, स्कूल में भी उसका रुक्मणी से अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। तब उसे अपने आसपास किशन और रुक्मणी कतई बर्दाश्त नहीं होते थे। पर अब उम्र का तकाजा था। 16 वर्ष की उम्र में लड़के लड़कियों की एक दूसरे के प्रति आकर्षक की भावनाएं जागने लगती है। वही तीनों के साथ हो रहा था। कुंदन को रुक्मणी की सुंदरता अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।
वो उससे बात करने के लिए मिलने के मौके तलाश रहा था। कुंदन जमींदार का बिगड़ेल लड़का था, जो एक बार ठान लिया वो चाहिए ही चाहिए। वो रुक्मणी पर छुप छुप कर निगाह रखने लगा। कब और किस वक्त उसे रुक्मणी अकेली मिलेगी तो वह उससे बात कर सके। एक दिन रुक्मणी केशव को खाना देकर वापस आ रही थी और उस वक्त किशन अपने घर गया हुआ था। कुंदन ने रुक्मणी का रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही है रुक्मणी? जरा रुक जा, इतनी भी जल्दी है जाने की? कभी मुझसे भी बात कर लिया कर। कुंदन रुक्मणी से बेशर्मी से बोला। कुएं में गिरने जा रही हूँ, तू चलेगा साथ? और ये क्या रास्ता रोकने का नया नाटक है तेरा? वैसे तो कभी बात नहीं करता था, आज क्या हुआ? अरे अरे, तू तो गुस्सा होने लगी। मैंने बस यूं ही पूछ लिया था, तुझे बुरा लगा तो माफ कर दे, बेशर्मी से हंसते हुए कुंदन ने कहा। रुक्मणी वहां से चली गई। तेरी सारी हैकड़ी निकालूंगा एक दिन रुक्मणी। कुंदन मनी मन बड़बड़ाता हुआ वहां से जाने के लिए मुड़ता है और पीछे से अचानक उसके सामने गीता आकर खड़ी हो जाती है। दोनों हाथ कमर पर रखकर कुंदन से पूछती है, यह सब क्या चल रहा है कुंदन? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। कुंदन सफाई से झूठ बोल गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख कुंदन, तेरे पर न सिर्फ मेरा हक है, ज्यादा चालाकी मत करना मुझसे, वरना बापू से सब बता दूंगी। अरे अरे, तू तो नाराज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। बापू के नाम से? कुंदन घबरा कर बोला। तू तो मेरी अच्छी दोस्त है, तुझसे झूठ काहे बोलूंगा। अच्छा चलता हूँ, एक जरूरी काम से जाना है। कुंदन झूठ बोलकर वहां से चला जाता है। कुंदन के पिता भानु प्रताप और गीता के पिता सिकंदर लकड़ी बेचने का कारोबार करते हैं। इस कारोबार में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। गीता के पिता के पास भानु प्रताप से कहीं ज्यादा संपत्ति थी। गीता के पिता सिकंदर की पत्नी रजनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए रजनी के माता पिता की संपत्ति भी सिकंदर को मिली। उससे वो भानु प्रताप से ज्यादा धनवान हो गया था। गीता भी अकेली संतान थी। कुंदन 2 भाई 2 बहन थे। बड़ा भाई धीरज बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज था। शहर पढ़ने गया और एक दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। इसीलिए कुंदन को भानु प्रताप ने शहर पढ़ाई करने नहीं भेजा था। बहन बड़ी थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। भानु प्रताप एक लालची किस्म का इंसान था, इसीलिए उसने बचपन में ही कुंदन और गीता का रिश्ता पक्का कर दिया था। इसीलिए गीता उस पर अपना एकाधिकार समझती थी और बात बात में बापू की धमकी देकर कुंदन को दबाती थी। भानु प्रताप की पत्नी सुनंदा ने कुंदन को समझा रखा था, अगर उसकी वजह से नाराज होकर सिकंदर ने यह रिश्ता तोड़ दिया तो उसके बापू उसे घर से निकाल देंगे। यही कारण था कुंदन गीता को देखकर सकपका गया था और सफाई से झूठ बोलकर वहां से निकल गया। पर सही मायने में सिर्फ प्यार रुक्मणी और किशन के बीच में जन्म ले रहा था। गीता तो पिता के द्वारा तय रिश्ते को ही प्यार समझ रही थी। कुंदन मतलब के लिए गीता से अपनापन दिखा रहा था। कुंदन गीता को बहलाकर चला गया। गीता गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से घर के लिए चली गई और रास्ते में अचानक से किशन से टकराकर गिरने लगी तो किशन ने संभाल लिया। किशन से आंखें मिलते ही गीता एक क्षण के लिए सुध-बुध खो बैठी। अजीब से एहसास दिल में हिलोरे लेने लगे। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? किशन की आवाज से गीता हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। किशन वहां से चला गया, पर गीता जब तक किशन आंखों से ओझल नहीं हो गया उसे देखती रही। यह कैसा एहसास हुआ मुझे? ऐसा लगा जैसे मन में तरंगे उठने लगी थी। कुंदन के साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। कुछ तो बात है किशन में, तभी रुक्मणी उसकी दीवानी हो रही है। कुंदन रुक्मणी के पीछे पड़ा हुआ था। इधर गीता के मन में किशन का एहसास रोमांच जगाने लगा था। गीता जब से किशन से मिलकर आई थी बहुत बेचैन हो रही थी। उसका मन फिर से किशन को मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। किशन इस सब से बेखबर अपनी जिंदगी से खुश होकर गीत गा रहा था, साथ ही बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहा था। वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है हुजूर तो पूरे मजनू बन गए हैं। सही कह रहा हूँ ना किशन? अरे बलराम, अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही
हड़बड़ा कर बोला किशन। बलराम से किशन हर तरह की बातें किया करता था। वही एक हमराज है जिसे किशन के दिल का हाल पता है। और बात कहाँ तक बात पहुंची? रुक्मणी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं कहा तो कह देगी। आंखों में दिखाई देता है जो उसके मन में है। सुन किशन, कुंदन पर नजर रखियो, उसके ढंग सही ना लग रहे। रुक्मणी का पीछा करता फिरता है। देखा है मैंने भी। मेरे होते हुए हाथ भी लगा कर देखिए रुक्मणी को, उसकी सब हैकड़ी निकाल दूंगा। होगा जमींदार का बेटा तो अपने लिए। तभी रुक्मणी आती दिखाई देती है। लो आ गई। अब दोनों मिलकर गीत गाओ, मैं चलता हूँ। बलराम रुक्मणी को देखकर चला जाता है। क्या हुआ अचानक? तेरा मुंह क्यों लटक गया? अभी तो बड़ा बातें कर रहे थे। उस बलराम से मुझे देखकर चुप हो गया। रुक्मणी वापस जाने के लिए मुड़ी। वैसे ही दौड़कर किशन ने उसे मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस जा रही हूँ पकड़ लिया। अरे रुक, तुझसे मिलने के लिए यहाँ आकर बैठता हूँ और तू है कि मेरी बात सुने बिना ही चल दी। तो बोल क्या हुआ? वो कुंदन के बारे में कह रहा था। बलराम ने कल देखा उसे तेरा रास्ता रोकते। ओ ये बात है। अरे उसे मैंने ही रोका था, बस उससे बात करने का मन हुआ तो। रुक्मणी ने किशन को छेड़ने के लिए झूठ बोला। यह तू क्या कह रही है? तूने क्यों रोका? तुझे पता नहीं कितना बेकार है वो। अरे वो तेरे लिए बेकार होगा, मुझे तो वो बड़ा सुंदर लगता है। लंबा है, गोरा है, पैसे वाला है। रुक्मणी किशन के चेहरे पर जलन के भाव देख बहुत खुश हो रही थी। अच्छा ऐसी बात है तो यहाँ क्या करने आई है? जा उसी के पास जा, वो लंबे गोरे के पास। किशन नम होती आंखों को छिपाने की कोशिश करता हुआ घूमकर खड़ा हो गया। रुक्मणी को किशन की आंखों में आंसू देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे अरे तुम तो बुरा मान गए। एक किशन माफ कर दे। किशन कुछ नहीं बोला। यह तो सही में गुस्सा हो गया। रुक्मणी मन ही मन बोली। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। फिर वो भी उसे मनाने के लिए गीत गुनगुनाने लगी। किशन रुक्मणी के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, फिर से ऐसा मत कहना, तुझसे पहले मेरी जान निकल जाएगी। ओह किशन, रुक्मणी किशन के गले लग जाती है। मुझे माफ कर देना। इधर गीता किशन से मिलने के बहाने ढूंढने लगी। कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे याद आया किशन बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है। हर साल जन्माष्टमी के दिन मंदिर में किशन ही बांसुरी बजाया करता है। वो दौड़कर सिकंदर के पास गई। बापू बापू, मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। यह क्या नई मांग लेकर आ गई? कोई बांसुरी बजाना नहीं सीखना, घर के काम सीख, माँ का हाथ बटाया कर। घर के कामकाज में सिकंदर के मना करने पर भी गीता जिद लेकर बैठ गई। गीता जी ठान कर बैठ गई, बांसुरी सीखना है तो सीखना ही है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। गीता यह कैसी हट है? कौन सिखाएगा तुझे बांसुरी? गांव में किसे बांसुरी बजाना आता है? चल बाहर आजा बिटिया रानी। सिकंदर ने बहुत कोशिश की पर गीता बाहर नहीं आई। सुनो गीता के बापू, मान जाओ, गीता की बात, सीख लेने दो बांसुरी। 17 में लग गई है, कुछ दिन में सासरे चली जाएगी, फिर मन की कर पाएगी क्या? एक ही तो औलाद है हमारी, कुछ कर वर लिया तो क्या करोगे? गीता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। माँ की बातें सुनकर इकलौती बेटी रही है, पैसे की कमी नहीं रही, हर जिद पूरी हुई थी। आज तक यह कैसे ना होती। अच्छा बिटिया, तुम जीती हम हारे। अब बाहर आओ और बताओ कहाँ सीखना है तुम्हें बांसुरी। गीता तुरंत दरवाजा खोलकर बापू के गले लग जाती है। मेरे अच्छे बापू, बस बापू। माँ कुछ नहीं, रजनी बोली। माँ तू तो शुरू से ही अच्छी है, हमेशा मेरे दिल की करती है। बस बापू खड़ूस हो जाती है। फिर सब हंसने लगे। बापू किशन बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, मुझे भी बांसुरी सीखना है। वो रामदीन का बेटा? हाँ बापू,
तू पागल हो गई है क्या? अब भी रजनी तुम वही कहोगी जो ये कह रही है? एक जवान लड़के से यह बांसुरी सीखेगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? भानु प्रताप जी की अमानत है यह, उसको क्या जवाब दूंगा? उसकी होने वाली बहू दूसरे छोरे से बांसुरी सीख रही है, कौन किसको जवाब देगा भाई? क्या बात है, बड़ी बहस हो रही है। तभी भानु प्रताप भी आ जाता है। राम राम भाभी जी, क्या बात है? गीता बिटिया क्यों परेशान है? सिकंदर सारी बातें बताता है। बस इतनी सी बात, अरे उस छोरे की क्या मजाल जो हमारी होने वाली बहू की तरफ आंख उठाकर देखे। सीखने दो गीता को, पर उसे घर के भीतर ही बुलाना सिखाने के लिए, समझे ना? हाँ ठीक है, सिकंदर ने कहा। धन्यवाद काका, गीता बोली। वो मन ही मन बहुत खुश थी। घर पर ही सही, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किशन के साथ बिता सकेगी। सिकंदर ने रामदीन पर दबाव डालकर किशन को घर भेजने के लिए मना लिया। किशन गीता को बांसुरी बजाना सिखाने लगा, पर वो तो सीखने की बजाय बस उसे ही देखती रहती। गीता तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर ऐसे करोगी तो कल से नहीं आऊँगा मैं बांसुरी सिखाने। गलती हो गई किशन, अच्छा फिर से बताओ कैसे पकड़ना है? गीता को तो बहाना चाहिए था किशन को पास रखने का, उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था जिसकी भनक पता नहीं कैसे भानु प्रताप को हो गई। भानु प्रताप के यहाँ सुनंदा भानु प्रताप को चहलकदमी करते देख डर से कांप रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तभी जीप रुकने की आवाज आती है, कुंदन ही था। किशन गीता को बांसुरी बजाना सिखाने लगा, पर वो तो सीखने की बजाय बस उसे ही देखती रहती। गीता तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर ऐसे करोगी तो कल से नहीं आऊँगा मैं बांसुरी सिखाने। गलती हो गई किशन, अच्छा फिर से बताओ कैसे पकड़ना है? गीता को तो बहाना चाहिए था किशन को पास रखने का, उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था जिसकी भनक पता नहीं कैसे भानु प्रताप को हो गई। भानु प्रताप के यहाँ सुनंदा भानु प्रताप को चहलकदमी करते देख डर से कांप रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तभी जीप रुकने की आवाज आती है। कुंदन ही था, कहीं से आवारागर्दी करके आ रहा था। कुंदन, भानु प्रताप क्रोध से चिल्लाए। अब मैंने क्या कर दिया जो चिल्ला रहे हो? तड़ाक एक जोर का थप्पड़ कुंदन के गाल पर पड़ा। सिहर गई सुनंदा। सारा दिन आवारागर्दी करते फिरते हो, एक लड़की नहीं संभाली जा रही है तुझसे। तेरे कारण सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकली जा रही है। पूरा दिन गांव की लड़कियों के पीछे मंडराते फिरते हो। उधर गीता प्रेम की बंसी बजा रही है। कहाँ, किसके साथ? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताते तो तब जब घर में रहो। रामदीन का बेटा है किशन, उससे बांसुरी सीखने की जिद किए बैठी थी, पर मुझे लगता है उस किशन ने ही उसका दिमाग खराब किया है। इसमें रामदीन की कोई चाल दिखाई दे रही है। बांसुरी सिखाना तो बहाना है। मैं इस किशन को तो छोड़ूंगा नहीं। कुंदन बंदूक उठा के चलने को हुआ। रुक जा कुंदन, कुछ गलत मत कर बैठना, वरना लड़की भी जाएगी और इज्जत भी। लोग कहेंगे हमारी होने वाली बहू किसी और से प्रीत लगा रही है। पहले मुझे सिकंदर को भरोसे में लेना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तब तक तुम कोई गलती मत कर देना, वरना समझे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भानु प्रताप का शक बेवजह नहीं था। एक महीना हो गया था किशन को बांसुरी सिखाते हुए, पर गीता सिर्फ किशन को देखने में, उसे छूने की कोशिश में रहती थी। बस अब मैं तुम्हें और नहीं सिखा सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो अब तक सीख लेता, पर मुझे लगता है मैं तुम पर व्यर्थ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं कल से तुम्हें बांसुरी सिखाने नहीं आऊँगा। रजनी काकी, मैं कल से नहीं आऊँगा।
गीता बांसुरी बजाना कभी नहीं सीख सकती है। वो बस वक्त बर्बाद कर रही है। चलता हूँ, राम राम। इतना सुनते ही गीता गुस्से से लाल हो गई। हाँ, नहीं सीख सकती और मुझे सीखना भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाती थी। सुना तुमने? मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाती थी। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। तड़ाक, एक जोर का चांटा उसके गाल पर पड़ता है। रजनी गुस्से में, तू क्या कह रही है? तुझे कुछ अंदाजा है? मेरी ही गलती थी, तेरी बात मान गई। तेरे बापू जो कह रहे थे सही कह रहे थे, मैं ही पागल उनकी बात नहीं मानी। किशन गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाता है। शांत हो जाओ काकी, यह गुस्से में आकर कुछ भी ऊटपटांग बोल गई है। तुम भी पागलपन मत करो गीता। मैं रुक्मणी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। यह कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। गीता क्रोध से तिलमिला जाती है। रजनी गीता का यह रूप देखकर सदमे में आ जाती है। गीता का पागलपन देखकर रजनी सदमे में आ गई थी। गीता ऐसा कुछ कर जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सिकंदर को पता चला तो उसने गीता को नजरबंद कर दिया। उसके आदमी गीता पर कड़ी नजर रखे हुए थे। इधर कुंदन क्रोध से फनफनाता हुआ अपने बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे रुक्मणी के हंसने की आवाज सुनाई दी। रुक्मणी अपनी सखियों के साथ पानी भरकर लौट रही थी। किशन से बदला लेने के लिए कुंदन ने रुक्मणी को सबक सिखाने की निर्णय ले लिया और जा पहुंचा उसके सामने। यह क्या बदतमीजी है कुंदन, छोड़ मेरा रास्ता वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या करेगी? किशन से कहेगी? जा कह दे जाकर, मैं भी देखता हूँ कौन क्या करेगा मेरा। कुंदन रुक्मणी का हाथ पकड़कर अपने बगीचे की ओर खींचकर ले जाने लगा। छोड़ मुझे कुंदन, छोड़ दे मुझे, यह तू ठीक नहीं कर रहा है, जाने दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा, तू कितनी भी कोशिश कर ले, आज तो कैसे भी नहीं बच पाएगी। किशन ने बहुत बड़ी गलती की है गीता पर नजर डालकर, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तब किशन को अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं कुंदन, यह गलत है, किशन ने कुछ नहीं किया है, उसने सब बताया है मुझे, उसकी कोई गलती नहीं है, वो गीता ही उसके पीछे पागल हो रही है। रुक्मणी की सखियां भागकर किशन को कुंदन के बारे में सब बता देती है। किशन रुक्मणी को बचाने के लिए बगीचे की ओर भागता है। रुक्मणी की चीख सुनकर बलराम वहां पहुंच चुका होता है। बलराम रुक्मणी को छोटी बहन की तरह प्यार करता है। वो उम्र में रुक्मणी से 2 साल बड़ा था और पहलवानी सीख रहा था, तो शरीर से भी बलिष्ठ था। छोड़ दो रुक्मणी को कुंदन, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं छोड़ा तो एक जोर का घूंसा कुंदन के चेहरे पर पड़ा। बिलबिलाकर उसने तुरंत रुक्मणी का हाथ छोड़ दिया। तब तक किशन वहां पहुंच गया। किशन दौड़कर रुक्मणी किशन से लिपट गई। किशन रुक्मणी को ले जा, मैं इसे सबक सिखा कर आता हूँ। बलराम और कुंदन में खूब हाथापाई होती रही। कुंदन ने आखिर बलराम के आगे हाथ जोड़ लिए। गलती हो गई मुझसे, अब रुक्मणी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बलराम उसे जाने देता है। फिर रुक्मणी के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, जब तक तेरा यह भाई जिंदा है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। जब भी कोई जरूरत हो मुझे आवाज दे देना रुक्मणी, तेरे लिए जान भी हाजिर है। भैया, रुक्मणी बलराम के सीने से लगकर रोने लगती है। धीरे धीरे 3-4 महीने निकल गए। सर्दी के दिन शुरू हो गए थे। सांझ हो रही थी। रुक्मणी और किशन अलाव जलाकर गीत गुनगुना रहे थे। सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। तभी एक साया पेड़ों के पीछे से निकलकर सामने आ गया। तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ किशन। किशन से दूर रहना। गीता, उसने मुझे सब बता दिया है। उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन, मैं मर जाऊंगी। किशन देखो, तुम्हारे लिए घर छोड़कर आई हूँ, मुझे अपना लो किशन। रुक्मणी की बात अनसुनी कर गीता किशन से पागलों की तरह निपटने की कोशिश करने लगी। पागल हो क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शकल से भी नफरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी को प्यार करता हूँ और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम रुक्मणी को इसलिए पसंद करते हो, वो मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है और मैं मामूली शकल सूरत की हूँ। कहते हुए उसने अलाव से जलती हुई लकड़ी उठा ली। यह क्या कर रही हो? गीता, लकड़ी फेंक दो, जल जाओगी। मेरी बात सुनो, पागलपन मत करो। नहीं किशन, मैं या रुक्मणी, बोलो जल्दी, वरना मैं खुद को जला लूंगी। गीता, यह प्यार नहीं पागलपन है, रुक्मणी ने गीता से कहा। ऐसे किसी को मजबूर करके प्यार नहीं मिलता। गीता कुछ सोचकर, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। रुक्मणी, कहाँ तुम इतनी सुंदर और मैं दिखने में साधारण। भला किशन मुझसे क्यों प्यार करेगा? और अचानक जलती हुई लकड़ी रुक्मणी के ऊपर फेंक देती है। अब ने यह सुंदरता रहेगी तेरे पास, ना ही किशन। रुक्मणी, किशन की चीख निकल गई। गीता की फेंकी हुई जलती हुई लकड़ी से रुक्मणी के कपड़ों में आग लग जाती है। किशन, बचाओ मुझे किशन। किशन फौरन आग बुझाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होगा रुक्मणी तुझे। किशन, बहुत जल रहा है। किशन रुक्मणी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और गीता वहीं खड़ी खड़ी पागलों की तरह जोरों से हंस रही थी। हा हा हा, जब रुक्मणी की सुंदरता ही नहीं रहेगी तब तो तुम मेरे पास आओगे किशन। गीता वहां से लौट जाती है। किशन रुक्मणी को दवा खाने ले आता है। रुक्मणी का आधा चेहरा जल गया था। केशव और ललिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किशन से रुक्मणी का दर्द नहीं देखा जा रहा था। रामदीन और कमली उसे ढांढस बंधा रहे थे। किशन रुक्मणी की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रहा था। मंदिर में भगवान के सामने बैठा बड़े ही क्रूर स्वर में बांसुरी बजा रहा था। बलराम बांसुरी की आवाज सुनकर किशन के पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर, किशन संभालो खुद को, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें तो रुक्मणी के पास होना चाहिए था। किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बलराम, मैं रुक्मणी से नजरें नहीं मिला सकता। उसकी यह दशा मेरे कारण हुई है। मैं दोषी हूँ उसकी हालत का। फिर किशन अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक देता है। किशन, यह क्या पागलपन है? बांसुरी क्यों तोड़ी? इस सब में तेरा कोई दोष नहीं। तू यह बात दिल से निकाल दे। चल आ, रुक्मणी के पास चलती है। थोड़ी देर में किशन और बलराम रुक्मणी के पास हॉस्पिटल में थे। रुक्मणी दवा के असर से सो रही थी। उसका एक गाल और एक हाथ बुरी तरह से जल गया था। काकी, डॉक्टर साहब क्या बोल कर गए? बलराम ने पूछा। ललिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। काकी, चुप हो जाओ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। किशन ने ललिता को गले से लगाते हुए कहा। काकी, किशन ने ललिता को कहा, आप घर जाकर आराम करो, अब हम हैं यहाँ। ललिता बोली, तुम ही तो थे किशन रुक्मणी के साथ, तभी तो उसकी यह, काश वो तुम्हारे साथ ना होती। ललिता के मुंह से यह सुनकर किशन सन रह गया। उसकी आंखें फिर से नम हो आई। यह क्या बोल रही है तू ललिता? किशन का क्या दोष इसमें? उसने थोड़े ही कहा था गीता से रुक्मणी की यह दशा करने के लिए। कुछ भी बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर। केशव ने ललिता को डांटते हुए कहा। इसमें क्या गलत कहा जी? हमारी गलती थी जो रुक्मणी को इससे मिलने पर रोक नहीं लगाई। हम यही सोचते रहे दोनों को जिंदगी भर साथ रहना ही है, तो साथ हंसते खेलते रहे। पर यह मेरी बेटी की रक्षा भी ना कर सका। माँ का हृदय अपनी बेटी की दशा देख व्यथित हो गया था। उसने जाने अनजाने किशन को फिर एहसास दिला दिया कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार किशन ही है। रुक्मणी को होश आने लगा था।
किशन, रुक्मणी करहाती हुई किशन को पुकारती है। रुक्मणी, मैं यही हूँ तेरे पास, किशन ने रुक्मणी का हाथ पकड़कर कहा। ललिता ने आकर किशन के हाथ से रुक्मणी का हाथ अलग कर दिया और किशन को वहां से जाने को कहा। तुम जाओ यहाँ से। पर काकी, सुना नहीं, रुक्मणी को छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण अब और कोई तकलीफ उसकी जिंदगी में आए। जाओ किशन, चले जाओ यहाँ से। चल किशन। बलराम मौके की नजाकत को देखते हुए किशन को लेकर बाहर आ जाता है। किशन कहने लगा, सही कहा काकी ने, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे रुक्मणी से दूर ही रहना चाहिए। पागलों जैसी बात मत कर, काकी दुखी है। एक माँ का हृदय अपनी औलाद की तकलीफ कहाँ बर्दाश्त कर पाता है। थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। किशन घर में गुमसुम बैठा हुआ था। कमली के लाख प्रयासों के बावजूद भी उसने खाना नहीं खाया तो रामदीन ने उसे रुक्मणी की कसम देकर खाने को मजबूर कर दिया। रामदीन उसे समझाने में लगा हुआ था, सब ठीक है, रुक्मणी को कुछ नहीं हुआ है और हम कुछ होने भी नहीं देंगे। कमली तमतमा के बोली, और चाहे तुम्हारे बेटे की जान चली जाए ना किशन के बापू। माई, ये क्या कह रही है तू? किशन अपनी माई से जोर से बोला, इसमें उसकी क्या गलती है? सही कह रही हूँ, रुक्मणी के कारण ही उस गीता ने इतना बड़ा कांड कर दिया। क्या जरूरत थी रुक्मणी को उस गीता के मुंह लगने की? अगर वो जलती हुई लकड़ी से किशन को जला देती तो। नहीं, अब तुझे कोई जरूरत नहीं रुक्मणी से या किसी और छोरी से मिलने की। तो पागल हो गई है कमली, उस मासूम को दोष दे रही है, वो खुद कितना कष्ट सह रही है। मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। रामदीन खाना छोड़कर चला जाता है। ललिता और कमली अपने अपने बच्चों की फिक्र में सही गलत को समझने के लिए तैयार नहीं थे। भानु प्रताप और सिकंदर ने दोनों परिवार को धमका कर रखा था कि कोई पुलिस के पास गया तो उनके बच्चों की खैर नहीं। इस कारण उन्हें अपने बच्चों की सलामती का डर और डरा रहा था। रुक्मणी के घाव भरने लगे थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। किशन भी ललिता के नहीं रहने पर वो रुक्मणी से छुप छुप कर मिलता था। रुक्मणी के जले चेहरे को देखकर उसके आंसू छलकने लगते थे। वो सफाई से उन्हें छुपा लेता था। क्या हुआ किशन, तू रो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बाहर हवा तेज चल दी तो आंख में कुछ चला गया। शायद रुक्मणी, तू आराम कर, 1-2 दिन में डॉक्टर साहब तुझे छुट्टी देने वाले हैं। माई बहुत नाराज है तुझसे, पर देखना मैं उन्हें मना लूंगी। बस एक बार ठीक हो जाऊं। माई वैसे भी ज्यादा दिन तुझसे गुस्सा न रहने वाली। किशन जवाब में मुस्कुरा देता है। अब रुक्मणी को कैसे बोले? काकी तो उसको देखते ही चेहरा घुमा लेती है। हाँ, सब सही हो जाएगा, तू आराम कर, काकी के आने का वक्त हो गया है। जवाब में रुक्मणी मुस्कुरा देती है। 10 दिन हो गए रुक्मणी घर पहुंच गई थी। उसकी सखियों से उसके हालचाल पूछ रहा था किशन। पद्मा, तू मिली रुक्मणी से? क्या कर रही थी रुक्मणी, कैसी है अब? कुछ कहा उसने? पद्मा ने बताया किशन को कैसे रुक्मणी कल से दर्पण मांग रही है। कह रही है चेहरा देखना है, ज्यादा तो ना जला, पर काकी ने सारे दर्पण तोड़कर फेंक दिए थे। ओ, पर अब कब तक छुपा पाएगी काकी? एक ना एक दिन तो रुक्मणी के सामने उसके चेहरे की सच्चाई आ ही जाएगी। माई, कहाँ है तू माई? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माई सच बता, तूने जानबूझकर दर्पण तोड़कर फेंक दिए ना? बोलो माई, क्यों किया तूने ऐसा? टूटता तो एक दर्पण टूटता, पर सारे एक साथ कैसे? कुछ छिपा रही है क्या? मेरी शक्ल खराब हो गई है? बोल ना माई, मुझे अपना चेहरा देखना है। ना बिटिया, ऐसा कुछ नहीं है। दर्पण आंगन में लेकर साफ कर रही थी, इतने में तेज आंधी आई। मैं भागकर कपड़े समेटने लगी, इतने में तेज हवा से दर्पण हवा से टूट गए, बस और कुछ नहीं हुआ। रुक्मणी को समझाकर ललिता तेजी से अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके रोने लगी। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दिया तूने? जरा भी दया ना आई तुझे उस मासूम पर? क्या कहूँ, कब तक छुपाऊं सच? सारे दिन दर्पण के सामने मटकती रहती थी, बन ठन के मेरी बच्ची। रुक्मणी को माई की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भीतर कोठरी में केशव ने उसकी शादी में देने के लिए धीरे धीरे सामान जमा करके रखा था।
रुक्मणी कोठरी में जाकर बक्से में रखे नए बर्तनों में से एक नया थाल निकालकर उसमें अपना चेहरा देखती है। माई जोर से थाल गिरने की आवाज और रुक्मणी की चीख सुनकर केशव और ललिता दोनों दौड़कर अंदर आकर रुक्मणी को बेहोश देखते ही सब समझ जाती है। रुक्मणी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पास में ही नया थाल पड़ा था। रुक्मणी, बिटिया आंखें खोलो। केशव उसे उठाकर बाहर कमरे में ले आता है। ललिता रुक्मणी के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। होश में आते ही रुक्मणी अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। केशव अपने सीने से लगाए उसे चुप कराता रहता है। अब रुक्मणी ने खुद किशन से भी दूरी बनाना शुरू कर दी थी। वो नहीं चाहती थी कोई उस पर दया दिखाए। किशन रुक्मणी से मिलने की बहुत कोशिश करता था, पर कभी ललिता नहीं मिलने देती तो कभी रुक्मणी खुद उसके सामने आने से कतराती थी। ललिता ने केशव को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने एक दिन, रामदीन तुझसे एक प्रार्थना है, बोल ना केशव, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, वो मैं यह कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ ना आऊं। देख केशव, सब समझता हूँ, यह घाव जल्दी नहीं भरने वाले, पर रामदीन ने जो वादा किया है वो मरते दम तक निभाएगा। रुक्मणी मेरे घर की बहू जरूर बनेगी। उसके लिए कितना भी इंतजार करना पड़े करूँगा। एक ना एक दिन भाभी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। केशव को सांत्वना देकर रामदीन वहां से उठकर चला जाता है। केशव डबडबाई आंखों से उसे जाते देखता रहता है। इस बात को करीब 7 महीने होने को आए थे। गीता अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी ना तो रजनी और ना ही सिकंदर कोई उसे समझा नहीं पा रहा था। एक दिन भानु प्रताप और सिकंदर ने कड़ा फैसला किया। गीता की कुंदन के साथ जबरदस्ती शादी कर देते हैं। शादी होते ही सारी हट अपने आप खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही गीता ने चिल्लाते हुए कहा, शादी तो उसकी किशन से ही होगी, किशन नहीं तो मैं भी नहीं। और इतना कहकर आंगन में बने कुएं में छलांग लगा देती है। तुरंत सिकंदर के आदमी उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। सिकंदर अपनी बेटी की हट के आगे हार जाती है। भानु प्रताप को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। सिकंदर गीता की जिद के आगे हार गए। उन्होंने भानु प्रताप को वहां से जाने को कह दिया। भानु प्रताप मन ही मन तिल मिलाता हुआ वहां से चला गया। सिकंदर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आज कहीं का नहीं छोड़ा गीता ने हमें रजनी, मन करता है जहर खाकर मर जाऊं। सिकंदर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अंदर गीता अपनी जीत पर खुशी के मारे नाच रही थी। अब जो होना था हो गया गीता के बापू। रजनी ने कहा, बस दुख इस बात का है। गीता ने चुना भी तो किसको? एक किसान के बेटे को, जो उसके बाप के नाखून के बराबर भी नहीं है। वहाँ क्या खुश रह पाएगी? उसे वो सुख कहाँ मिलेगा जो यहाँ मिलता था? 4 दिन भी नहीं निभा पाएगी। मेरा तो यह सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि गांव वाले क्या कहेंगे, सब हंसेंगे हम पर। काश भगवान यह दिन देखने से पहले मुझे उठा लेता। मैं अच्छी माँ ना बन पाई। रजनी फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ रजनी, सब नसीब नसीब का खेल है। सिकंदर कुछ सोचते रहते हैं। अचानक कुछ सोचकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। रजनी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सिकंदर सीधे भानु प्रताप के पास पहुँचते हैं। वहाँ भानु प्रताप कुंदन गुस्से में बैठे शराब पी रहे थे। भानु प्रताप जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सिकंदर जी, आओ, आ जाओ। इसमें पूछने की क्या बात है? अभी कुछ बदल गया है क्या हमारे बीच? नहीं ना? भानु प्रताप ने उदार बनते हुए कहा। भानु प्रताप अंदर ही अंदर वह बुरी तरह गुस्से से उबल रहा था, पर फिर भी एक आस जग गई थी सिकंदर को देखकर, इसीलिए खुद पर काबू कर लिया था।
सुनंदा सिकंदर के लिए चाय नाश्ता ले आओ और फिर कुंदन को देखकर बोला, कुंदन तुम जाओ बगीचे का कामकाज देखो, आजकल आदमी लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। सुनंदा चाय नाश्ता की व्यवस्था करने चली गई। कुंदन को बाहर भेजकर, अब बता कैसे आना हुआ? तुझे देखकर लग रहा है कुछ बड़ा करने की सोच रहा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सही कहा ना मैंने सिकंदर? सही सोच रहे हो। मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ। कुछ ना कुछ तो करना होगा यार, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी यह लड़की। फिर क्या सोचा, यहाँ नहीं भाभी ने सुन लिया तो सुनंदा को खबर हो जाएगी। सुगंधा को आते देख सिकंदर ने इशारा किया तो भानु प्रताप ने बात बदल दी। तू चिंता मत कर, हमें किसी बात का खराब नहीं लगा। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्यों सुनंदा? हाँ भाई साहब, यह सही कह रही है। गीता हमारी ही बच्ची है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। सुनंदा ने सिकंदर को समझाते हुए कहा। सोच क्या रहा है? चल सिकंदर, आज तुझे शहर घुमाता हूँ, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। चल जल्दी। सुनंदा, हमें आते आते रात हो जाएगी तो किसी से भाभी को खबर भिजवा देना, नहीं तो बेकार ही चिंता करेगी। भानु प्रताप और सिकंदर ने रास्ते में आते हुए कोई बड़ी साजिश रची थी, जिसके बारे में उन्होंने किसी को कानो कान खबर ना होने दी। दूसरे दिन सुबह रामदीन के घर पर सिकंदर अपने आदमियों को लेकर पहुंच गया। रामदीन और केशव के घर आसपास ही थे। यह हलचल देख केशव भी रामदीन के घर पहुंच गया था। आप यहाँ, कुछ काम था तो हमें बुलवा भेजते, हम आ जाते। रामदीन कुछ अनिष्ट की आशंका से डरते हुए बोला। सिकंदर बोला, डरो मत रामदीन, हम तो अपनी बेटी गीता के लिए तुम्हारे बेटे किशन का हाथ मांगने आई है। सिकंदर ने दोनों हाथ जोड़कर रामदीन से कहा। क्या? रामदीन और केशव दोनों के मुंह से एक साथ निकला। यह क्या कह रहे हो चौधरी साहब? कहाँ आप और कहाँ हम? गीता की शादी किशन के साथ यह कैसे हो सकता है? किशन और रुक्मणी का ब्याह तय हो चुका है। मैं अपने वादे से मुंह कर नहीं सकता। किशन और रुक्मणी भी एक दूसरे से प्यार करती है। किशन भी गीता से शादी के लिए कतई तैयार नहीं होगा। इस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए, यह नहीं हो सकता। चौधरी साहब, मेरी बेटी पर दया करो। आपकी बेटी ने वैसे ही उसका चेहरा खराब कर दिया है, कौन करेगा उससे शादी? केशव बोला। किशन के बिना तो मुरझा जाएगी मेरी फूल सी बच्ची। आपकी बेटी को तो एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे। तब तक ललिता और रुक्मणी, किशन, कमली भी वहां आ जाते हैं। यह पता चलते ही कि सिकंदर अपनी बेटी गीता के लिए किशन का हाथ मांगने आई है, रुक्मणी की आंखों से आंसू बहने लगे। चेहरा जल जाने के बाद उसने किशन से दूरी जरूर बना रखी थी, पर प्यार तो उसे ही जान से ज्यादा करती थी। रुक्मणी चुंदरी से अपना आधा चेहरा ढके हुए थी। चेहरा जल जाने का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था। किशन से दूर होने के ख्याल से ही उसके मासूम चेहरे पर उदासी छा गई थी। सिकंदर रामदीन के मुख से मना सुनकर मन ही मन क्रोध से उबल रहे थे, पर ऊपर से मुरझाई सूरत लिए थे। देखो रामदीन, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और वो जो चाहती है वो तो मैं उसे दिला ही देता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो आपकी बेटी ने चाहा तो आप लेने आ गए? किशन गुस्से में बोला। आज रुक्मणी की जो हालत है उसके लिए आपकी बेटी जिम्मेदार है। मैं आपकी बेटी से नफरत करता हूँ और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। किशन, शांत हो जा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कमली बीच में ही किशन को टोक देती है। रजनी आगे बढ़कर कमली के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बेटी मर जाएगी, उसकी जिंदगी अब आपके हाथ में है। इस बात पर कमली कुछ न बोली। उसकी चुप्पी ललिता को खटक गई और वो रुक्मणी का हाथ पकड़कर घर आ गई। ललिता किशन से नाराज थी,
पर दामाद के रूप में वो किशन को ही चाहती थी। रुक्मणी की खुशी भी किशन के साथ ही है, और वो यह भी जानती थी कि अब कोई भी उसकी जली हुई बेटी से ब्याह नहीं करेगा। कमली की चुप्पी से उसके दिल में डर सा बैठ गया था। मुझे पता ही था कमली के मन में लालच आ जाएगा। आखिर पैसे वालों के घर का रिश्ता जो है। मन ही मन बड़बड़ाती हुई ललिता की आंखें नम हो गई थी। रुक्मणी तो गुमसुम सी एक कोने में बैठकर किशन के साथ बिताए सुनहरे पल याद कर करके अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रही थी। रामदीन की मना सुनकर अब सिकंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? किशन बोला, हाँ, और मरते दम तक नहीं बदलेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कल तक विचार कर लो और मुझे बता देना अपना फैसला। मैं कल फिर आऊँगा। चल रजनी। सिकंदर अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया। रामदीन सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे मालूम है कि सिकंदर चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ खुरापात जरूर करेगा। केशव भी सोच रहा था। अब उसे रुक्मणी की चिंता सताने लगी थी। उसके मन में डर बैठ गया था, कहीं सिकंदर अपनी औलाद के मुंह में रुक्मणी के साथ नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या हुआ केशव? केशव सोच के दायरे से बाहर निकलकर, वो मैं कुछ नहीं, मुझे रुक्मणी की फिक्र हो रही है रामदीन। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए रुक्मणी को कोई छू भी नहीं सकता काका। बलराम ने घर में घुसते हुए कहा, रुक्मणी को मैंने बहन माना है, कोई हाथ तो लगाए उसे। हाँ काका, रुक्मणी मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन जो हुआ वो अचानक हुआ था। अब कोई रुक्मणी को हाथ तो लगाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, किशन ने कहा। और जो कुछ तुझे कुछ हो गया तो तेरे माई बापू का क्या होगा, यह सोचा है कभी? रुक्मणी रुक्मणी, जब देखो एक ही माला जपते हो दोनों बाप बेटे। केशव से कमली वहां से जाने को कह देती है। केशव भैया जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। और किशन तू घर के अंदर चल, अब कहीं नहीं जाएगा तू। बलराम तुम जाओ, अपनी बहन की पहरेदारी करो जाकर। कमली का व्यवहार देखकर केशव भी हारे हुए जुआरी की तरह घर लौटकर आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था, जैसे वो मन ही मन भगवान से रुक्मणी की खुशियां मांग रहा हो। ललिता चाय बना लाई और उसके पास बैठ गई। लो चाय पियो, क्या सोच में पड़े हो? कमली भाभी के बारे में सोच रहे हो ना? सही बताओ रुक्मणी के बापू। कमली भाभी की चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देखो ना, चौधरी की बात का एक बार भी विरोध नहीं किया, उल्टा किशन को चुप कराने लगी। बलराम को भी भगा दिया उन्होंने। यह ठीक नहीं कर रही है। किशन के कारण ही हमारी रुक्मणी मरते मरते बची है। जिंदगी खराब हो गई रुक्मणी की। हाँ ललिता, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं है कि किशन से रुक्मणी की शादी ना होने देगी कमली भाभी, डर इस बात का है कि चौधरी कहीं गीता की खुशी के लिए हमारी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाने लगे। यह क्या कह रहे हो तुम रुक्मणी के बापू? किशन शादी के लिए मना कर रहा है, उसमें बेचारी रुक्मणी का क्या दोष? रुक्मणी थोड़े ही बीच में कुछ बोली जाकर, बेकार ही चिंता कर रहे हो। ललिता तेरी मोटी बुद्धि में कोई बात नहीं आने वाली, झुंझलाकर केशव बोला। जाकर अपना काम कर। रुक्मणी कहाँ है? रोते रोते सो गई भीतर अपने कमरे। अच्छा है, सो गई, उठेगी तो मन हल्का हो जाएगा। मैं खेतों में जा रहा हूँ, अच्छे से घर बंद कर ले, रुक्मणी को बाहर मत निकलने देना। केशव इतना कहकर खेतों में चला गया। उधर रामदीन के यहाँ कमली गुस्से में किशन और रामदीन से झगड़ रही थी। मुझे यह समझ नहीं आता किशन के बापू, तुम्हें किशन प्यारा है या उससे ज्यादा? वो तुम्हारा दोस्त केशव, तुम्हें अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है। अरे साक्षात लक्ष्मी जी घर चल कर आ रही है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? माई ये क्या लगा रखा है तूने?
बिना बात जाने समझे कुछ भी बोले जा रही है। अचानक तुझे काका और रुक्मणी से इतनी नफरत होने लगी कि तुमने उन्हें घर से भगा दिया। माई तू इतनी पत्थर दिल हो सकती है, मैंने कभी ना सोचा था। हाँ भगा दिया। तुझे अपनी माँ की भावनाओं की परवाह नहीं है। जब देखो केशव और रुक्मणी के अलावा कोई और नाम नहीं लेता है। एक बात कान खोलकर सुन ले किशन, मैंने फैसला कर लिया है। तेरी शादी कहाँ होगी और किससे होगी? तू भी सुन ले कमली, किशन की शादी रुक्मणी से ही होगी। इसके लिए मुझे चौधरी की दुश्मनी सहनी पड़े तो सह लूंगा। रामदीन गुस्से में आकर कमली से बोला, ठीक है तुम्हारी यही मर्जी है तो करो दोनों का ब्याह, पर मेरे मरने के बाद। माई, किशन तड़प कर बोला, यह कैसी जिद है तेरी? मैं रुक्मणी से प्यार करता हूँ और रुक्मणी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। कमली तू लालच में अंधी हो गई है। अरे गीता सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए किशन से ब्याह करना चाहती है। उसे किशन से प्यार होता तो चुपचाप उसके रास्ते से हट जाती। यूं जिद में रुक्मणी की जिंदगी ना बर्बाद करती। किशन उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा। तुझे किशन की खुशियां दिखाई नहीं दे रही है जी, इसीलिए बोल रही हूँ चौधरी को हाँ कर दो। इकलौती बेटी है गीता, हमारे बेटे के भाग्य खुल जाएंगे। किसानी में क्या मिला और क्या मिलेगा तुम भी जानते हो, यह कभी नहीं होगा माई। मुझे उस गीता की शकल से भी नफरत है। ऐसी दौलत किस काम की है माई, जिसे पाकर इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। अब तो यह ब्याह होकर ही रहेगा, यह मेरा फैसला है और तुम दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कमली के मन में सिकंदर की दौलत का लालच आ गया। उसने ठान लिया अब गीता से ही किशन की शादी होगी। इतनी सारी दौलत का अकेला वारिस होगा किशन। इंसान के मन में लालच जाग जाए तो वो अपनों को भी दुख देने लगता है। किशन माई के फैसले से बहुत दुखी था। अनजाने डर से उसका दिल डरने लगा। वो रुक्मणी को भी नहीं छोड़ना चाहता, पर माई की धमकी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। रामदीन भी कमली के बदले रूप से अचंभित रह गए थे। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे ही अनजाने डर से धड़कनें तेज हो गई थी। सिकंदर रजनी के साथ घर लौट आए थे। गीता उनका घर पर इंतजार कर रही थी। वह जानना चाहती थी वहाँ क्या बात हुई। वो तुरंत पानी लेकर रजनी के पास आई। माई पानी, बापू आप भी पानी पी लो। तू पानी क्यों लाई? घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? रामू, कांता कहाँ मर गए? सबके सब। जी जी मालिक। रामू और कांता सिकंदर की आवाज़ सुनकर ही थर थर कांपने लगे। हमारी बिटिया हम लोगों के लिए पानी लेकर आई है और तुम सब देख रहे हो। इसकी तनख्वाह देते हैं हम तुम दोनों को। आज के बाद फिर ऐसी गलती हुई तो खाल खींच लूंगा तुम लोगों की। अब जाओ यहाँ से। पर बापू, मैंने ही नहीं बिटिया, कोई भी कारण हो इन नौकरों के होते हुए तू काम करे या कोई भी तेरे दुख की वजह बने तो सिकंदर जान ले लेगा उसकी। रजनी, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊंगा। बापू के जाने के बाद गीता ने रजनी से सिकंदर के गुस्से की वजह पूछी। माई, क्या बात हुई है? वो लोग नहीं माने क्या? रजनी ने नहीं का इशारा किया पर कुछ कहा नहीं। गीता तिलमिला उठी। यह सब उस लड़की रुक्मणी के कारण हो रहा है माई। अगर मेरा ब्याह किशन के साथ ना हुआ तो मैं उस रुक्मणी को जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते बिटिया, रजनी ने गीता को टोकते हुए कहा। तेरी खुशियों के लिए तेरे बापू कुछ भी करने को तैयार है। अब तेरा ब्याह किशन से ही होगा। पर माई कैसे? रजनी जवाब में बोली, तू शांति रख और जा सुनार को बुलावा भेज दे, जेवर भी तो बनवाने हैं। गीता को बहलाते हुए रजनी बोली, तू फिक्र ना कर, सब सही हो जाएगा। सिकंदर हवेली से निकलकर सीधे भानु प्रताप के पास गए और उन्हें आगे क्या करना है सारी बातें समझाकर वहां से कहीं और चले गए। कोई तो कारनामा करने की सोच रहे थे। सिकंदर, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दे रहे थे। आज की रात बहुत भारी थी, किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रुक्मणी और किशन एक दूसरे से बिछड़ने के दुख से बेहाल हो रहे थे।
केशव और ललिता रुक्मणी के दुख से दुखी हो रहे थे। रामदीन को भी नींद नहीं आ रही थी। कमली चैन की नींद सो रही थी, शायद दौलत के सपनों में जो खोई हुई थी। आंखों ही आंखों में रात बीत गई। कमली बहुत बेचैनी से चौधरी का इंतजार कर रही थी। किशन की पीड़ा से ज्यादा उसे चौधरी की दौलत की चाहत थी। माई तेरा आखिरी फैसला है? किशन ने पूछा। किस बारे में? कमली ने अनजान बनकर पूछा। ब्याह के बारे में। माई, मैं गीता से ब्याह नहीं करना चाहता। तू कई बार कह चुका है और मेरा जवाब भी सुन चुका है। अब काम करने दे, जा यहाँ से, कमली ने कहा। ठीक है, तो फिर एक बात सुन ले माई, इस जिंदगी में तो मेरे दिल पर रुक्मणी का नाम लिखा है। गीता से ब्याह के लिए यह शरीर ही नहीं रहेगा तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर किशन घर से चला गया। कमली किशन की बात सुनकर हतप्रभ रह गई। यह क्या कह रहा है किशन? कहाँ जा रहा है? रुक किशन, रुक जा, मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। पर किशन मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से चला जाता है। रुक्मणी आंगन में खड़ी हुई यह सारी बातें सुन रही थी। किशन को जाते देख घबरा गई। हे भगवान, कहीं किशन कुछ गलत ना कर ले। माई, मैं नीलू के पास जा रही हूँ। रुक्मणी घर से निकलकर सीधे बलराम के अखाड़े में जा पहुंची। बलराम भैया, कहाँ हो? क्या हुआ रुक्मणी? तू यहाँ कोई परेशानी है क्या? रुक्मणी उन्हें कमली और किशन के बीच हुई सारी बातें बताती है। भैया, मुझे डर लग रहा है, कहीं किशन ने कुछ गलत कर लिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ रहे, बस सलामत रहे, उसको खुश देखकर मैं जी लूंगी। इतना कहकर कमली रुक्मणी रोने लगी। ना रो रुक्मणी, बलराम ने रुक्मणी के आंसू पोंछते हुए कहा। मैं अभी जाकर देखता हूँ किशन कहाँ है। उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तू घर जा, मैं आता हूँ। बलराम किशन को ढूंढने के लिए सबसे पहले वहीं जाता है जहाँ किशन और रुक्मणी मिला करते थे। जहाँ किशन को ना पाकर बलराम वापस लौटने ही वाला था, तभी उसकी नज़र किशन पर पड़ी, जो नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। बलराम ने किशन का पीछा किया। उसने किशन को आवाज लगाने की गलती नहीं की। किशन बहुत दूर था, बलराम को मालूम था उसने आवाज लगाई तो किशन वहां से भाग जाएगा। बलराम जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद किशन नदी के किनारे खड़ा किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम? हाँ, मैं, बलराम बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं कायरों की तरह मुंह छिपाकर भागने का इरादा तो नहीं कर लिया? हाँ बलराम, गीता से ब्याह करने से बेहतर है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, जहां कोई मुझ तक पहुंच ना सके। मैं रुक्मणी के बिना जीना नहीं चाहता। आंखों से दर्द छलक उठा था किशन की। काश हम जल्दी 18 साल के हो जाते तो हमारी शादी हो जाती, फिर हमें यूं दूर ना होना पड़ता। किशन उदास होकर बोला। तू ये सारी बातें छोड़, अभी घर चल, बलराम ने कहा। नहीं, मैं घर वापस नहीं आऊंगा, किशन ने कहा। यह तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, किशन बोला। और अगर तुझे ना पाकर चौधरी ने रुक्मणी या उसके परिवार को कुछ कर दिया तो तू क्या करेगा? कभी सोचा है? तेरा एक गलत फैसला कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा, बलराम ने समझाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बलराम, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इधर बलराम किशन को घर लौटने के लिए मनाने में लगा था। घर पर रामदीन, कहाँ ढूंढूं मैं किशन को? सारे गांव में देख आया हूँ। कितना समझाया था तुझे कमली, पर तू ना मानी। अगर किशन को कुछ भी हुआ तो सारी जिंदगी तेरी सूरत ना देखूंगा। तभी चौधरी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? किशन कहाँ है? माना कि नहीं शादी के लिए? रामदीन बोला। नहीं चौधरी साहब, किशन गुस्से में कहीं चला गया है। मैंने हर ओर देख लिया पर कहीं ना मिला। कहाँ चला गया? अब तुम दोनों हमसे चाल चलोगे? जल्दी बताओ, कहाँ छिपा कर रखा है किशन को? हम सही कह रहे हैं चौधरी साहब, पता नहीं छोरा कहाँ गया। रामदीन रोने लगा। रजनी कमली से बोली। देखो कमली, सही बता दो, किशन कहाँ है? गीता के बापू अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। क्यों उनको गुस्सा दिला रहे हो तुम दोनों? हम सही कह रहे हैं किशन आज सुबह सुबह ही मुझसे गुस्सा होकर कहीं चला गया है। कह रहा था रुक्मणी नहीं तो कोई और भी नहीं, कमली ने रोते हुए कहा।
गुस्से से बौखलाया सिकंदर अपने आदमियों से बोला, इन दोनों को पकड़कर हमारी पुरानी हवेली में ले चलो। किशन जहाँ कहीं भी होगा अपने आप आ जाएगा। और हाँ, उस रुक्मणी को भी उठाकर ले जाना। आज उसका भी हिसाब किताब चुकता कर देते हैं। मेरी बेटी की खुशियों के बीच दीवार बनी हुई है। फिर मैं भी देखता हूँ यह शादी कैसे नहीं होती है। सिकंदर अपने आदमियों को आदेश देता है कि सबको पुरानी हवेली ले चलो और गुस्से से बौखलाया रजनी को लेकर वहां से अपनी हवेली लौट जाता है। रास्ते में रजनी पूछती है, गीता के बापू, अगर किशन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सिकंदर बोला, तो हम क्या करेंगे? अरे नामो निशान मिटा देंगे दोनों परिवारों का, अगर उनके कारण गीता का दिल टूटा तो। रजनी अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब गीता के बापू गीता की शादी किशन से करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हवेली पहुंचकर रजनी ने गीता को सारी बातें बताई। अब तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बिटिया। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया, तेरे बापू तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिकंदर भी यही चाहता था कि रजनी के मन में कोई शक बाकी ना रहे। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। गीता खुश होकर, बापू, मेरे अच्छे बापू, सिकंदर के सीने से लग गई। सिकंदर ने कुटिल मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बस बिटिया ऐसे ही मुस्कुराती रहना हमेशा। रामदीन, छोड़ दो हमें, हम सही कह रहे हैं, हमें किशन के बारे में कुछ नहीं पता। रामदीन ने चौधरी के आदमियों से छूटने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने रामदीन और कमली को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। दो लोग केशव के घर में घुसकर रुक्मणी को जबरन बाहर खींचने लगे तो ललिता लाठी लेकर सामने आ गई। छोड़ दो मेरी बेटी को। माँ की ममता काली बनकर उन लोगों से मुकाबला करने लगी। यह जानते हुए भी कि वो उन्हें रोक नहीं सकती, फिर भी उनसे उलझ गई। रुक्मणी, भाग जा यहाँ से। पर माई तू, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा बिटिया, पर तुझे कुछ हो गया, जा यहाँ से। ललिता बोली, पर थी तो वह एक कमजोर दुबली पतली काया की औरत, कहाँ रोक पाती उन हट्टे कट्टे आदमियों को। रुक्मणी ने भागने से पहले ही उन लोगों ने ललिता को पकड़ लिया। इसको भी साथ ले चलो, चौधरी साहब देख लेंगे इसका क्या करना है। रामदीन और कमली के साथ सिकंदर के आदमी ललिता और रुक्मणी को उसके घर से जबरन पकड़कर पुरानी हवेली लेकर चले गए। आस पड़ोसी सारे घटनाक्रम को मुख बने देख रहे थे। कोई भी चौधरी के डर के मारे बाहर निकलकर नहीं आया। जैसे ही वो लोग वहां से निकले, लखन ने अपना छोरे को केशव को बुलाने भेज दिया। सोनू, जा जल्दी केशव भैया को बुला कर ला। सिकंदर के आदमी सबको पकड़कर ले गए, उन्हें बताना पड़ेगा। जा, भाग कर जा। सोनू केशव को बुलाने भागता है तो रास्ते में उसे बलराम और किशन दिखाई देते हैं। किशन भैया, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है सोनू? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है भैया। चौधरी साहब आए थे घर पर, काका ने बताया उन्हें आप गुस्से में कहीं चले गए, मिल नहीं रहे हो, तो उनकी बातों को झूठ समझकर बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में काका काकी को पुरानी हवेली में उठाकर ले गए हैं। क्या? किशन और बलराम के मुंह से एक साथ निकला। हाँ भैया, और तो और वो लोग रुक्मणी दीदी और ललिता काकी को भी साथ ले गए। हाँफते हुए सोनू बोला, यह तो होना ही था। बलराम ने कहा, देखा किशन, वही हुआ ना जिसका डर था, इसीलिए तुझे इतनी देर से समझा रहा था कि घर चल। मुझे पता ही था तुझे घर में ना पाकर वो चौधरी तेरे घर वालों और रुक्मणी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। सही कह रहे हो तुम बलराम, सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। मेरी एक गलती की सजा मेरे परिवार के साथ साथ मेरी रुक्मणी को भी भुगतनी पड़ रही है। अब बातों में वक्त बर्बाद मत कर, चल जल्दी भैया। हाँ भैया चलो। सुन सोनू, किशन ने सोनू से पूछा, केशव काका को नहीं पता ना इस बारे में? क्योंकि मैंने सुबह उन्हें खेतों में काम करते देखा था। नहीं भैया, उन्हें नहीं पता। बाबू ने मुझे केशव काका को ही बुलाने भेजा था। मुझे आप लोग दिखे तो आपको बताने आ गया। मैं काका के पास जा रहा हूँ, आप लोगों को बाबू ने बुलाया है घर पर, पहले उनसे मिल लेना। ठीक है, मैं चला। केशव खेतों को जोतने में मग्न था।
केशव काका और काका घर चलो जल्दी। चौधरी के आदमी जबरन रुक्मणी दीदी और काकी को पकड़कर ले गए। बाबू ने बुलाया है जल्दी। केशव यह सुनते ही तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। किशन और बलराम सोनू के यहाँ पहुंच गए थे। थोड़ी देर में केशव भी भागता हुआ सोनू के यहाँ पहुंच गया। हमें यहाँ क्यों बुलाया है लखन काका, अब तो बताओ। अब तो काका भी आ गए हैं। बताता हूँ, पहले केशव को सांस तो लेने दो। सोनू पानी पिला दे सबको। सोनू घर के अंदर जाकर सबको पानी पीने के लिए देता है। तो सुनो, तुम लोगों को सिकंदर से डरने की जरूरत नहीं है। उसको किशन मिल जाएगा तो वो रामदीन और कमली को छोड़ देगा। इसीलिए तुम लोगों केवल यह सोचो कि इस शादी से कैसे बचा जाए। और रही बात रुक्मणी की, उसे तो बलराम लेकर आएगा, वो भी सिकंदर की आंखों के सामने। वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ किशन काका ठीक कह रहे हैं। रुक्मणी के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो वो भी दे दूंगा, पर अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। बलराम बोला। जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बलराम, अब केशव बोला, क्योंकि सिकंदर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। अब तुम ही रुक्मणी और ललिता को वहां से निकाल सकते हो। मैं जाऊंगा तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी। यह कैसे संभव है काका? किशन ने पूछा। वो लोग बलराम को क्यों कुछ नहीं करेंगे? आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो? मुझे कारण जानना है। हाँ और मुझे भी, बलराम बोला। तो सुनो, यह राज सिर्फ हमारी पीढ़ी को पता है कि बलराम भानु प्रताप का बड़ा बेटा है। बलराम की माँ की सारा गांव बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उनकी दी कसम आज तक सारा गांव निभा रहा है। पर अब समय आ गया है कि बलराम की सारी सच्चाई जाने। उसकी माँ सावित्री देवी ही ठाकुर की पहली पत्नी है। इस गांव के जमींदार वीर प्रताप सिंह की 2 संतानें थी। एक उनकी लाडली बेटी सावित्री देवी, दूसरा राम सिंह उर्फ रामदीन। क्या? बलराम और किशन के मुंह से एक साथ निकला। ये क्या कह रहे हो काका? मैं और किशन भाई है। किशन मेरी मामा का बेटा है। यह कैसे हो सकता है? माई ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। बताता है, वीर प्रताप सिंह ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी भानु प्रताप के साथ की थी। भानु प्रताप के पिता का लकड़ियों का कारोबार था। वीर प्रताप सिंह भी वही कारोबार करते थे। वीर प्रताप सिंह जी जितने नेकदिल इंसान थे, भानु प्रताप और उसके पिता राणा प्रताप उतने ही चालाक। राणा प्रताप की कमाई वीर प्रताप से कम थी। शादी होते ही दोनों बाप बेटे के मन में लालच आ गया। कैसे भी सब अपने नाम करना है। धीरे धीरे कारोबार में घाटा दिखाते तो कभी कोई परेशानी। बार बार सावित्री देवी को वापस गांव भेजने लगे। आखिर वीर प्रताप ने भानु प्रताप को उनके साथ उनकी हवेली में रहने को कह दिया। भानु प्रताप और उनके पिता तो यही चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे कारोबार को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हर नुकसान के पीछे राम सिंह को दोषी करार दिया जाता। सब समझ आने लगा था वीर प्रताप सिंह को। हवेली के और कारोबार के विश्वास पात्र लोगों पर चोरी के आरोप लगाए जाने लगे। उन्हें निकाला जाने लगा। तो इस बार वीर प्रताप सिंह ने बड़ा फैसला ले लिया। कुछ दिनों के लिए भानु प्रताप कहीं बाहर गए हुए थे, तो वीर प्रताप सिंह यानी कि किशन के दादाजी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी की पहली संतान और राम सिंह की पहली संतान के नाम कर दी। तब तुम दोनों का जन्म नहीं हुआ था। साथ ही यह भी लिखा कि अगर उनके दोनों को कुछ भी हुआ तो सारी संपत्ति किसी अनाथालय को दे दी जाएगी। तुम्हें याद है बलराम, तुमने कुछ दिनों पहले कुंदन को पकड़कर मारा था। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे डरकर चुप बैठ गया? नहीं, उसे भानु प्रताप ने सच्चाई बताकर रोका होगा। और सिकंदर इतनी आसानी से किशन से रिश्ता जोड़ने को तैयार है। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेटी से मजबूर हो गया? नहीं, वो भानु प्रताप से भी जहरीला इंसान है। कुछ तो चल रहा है उसके मन में। पर काका, माँ ने यह बात क्यों छिपा कर रखी? और क्या कारण था इसके पीछे? रामदीन मामा क्यों इतनी गरीबी का जीवन जी रही है? उसकी क्या वजह थी?
उसकी वजह भी भानु प्रताप है। कुछ दिनों में ही उसको पता चल गया था कि वसीयत बन चुकी है और उसके हाथ से सब निकल चुका है। उसने हवेली में शराब और शबाब का तमाशा शुरू कर दिया। बिना कारण सावित्री देवी पर अत्याचार। राम सिंह कुछ बोलते तो सावित्री रोक देती, चुपचाप अपना पत्नी धर्म निभाती। वीर प्रताप को यह सब देखकर आघात लगा और वो इस दुनिया से चले गए। पिता की मृत्यु के बाद राम सिंह से बहन पर अत्याचार देखे नहीं जाते थे। एक दिन उसने भानु प्रताप से कहा, देखो भानु प्रताप, तुम सारी दौलत पर मजा करो, हम कभी भी तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, पर अब सावित्री को सताना छोड़ दो। वशत हमारे नाम नहीं है जो हम तुम्हारे नाम कर पाए, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो बच्चे का सवाल नहीं। तुम सारी दौलत पर राज करो, पर बहन को खुश रखो। मैं ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ, अब कभी लौटकर नहीं आऊँगा। राम सिंह ने उस दिन के बाद मेहनत मजदूरी करके यह घर बनाया, शादी की, और इस विषय में कमली को भी कुछ नहीं बताया। कमली पास के ही गांव की लड़की थी, मैंने ही शादी कराई थी राम सिंह के साथ। राम सिंह की हवेली छोड़ने के बाद सावित्री बहुत उदास रहती थी। बलराम जन्म ले चुका था। एक दिन कमली की चचेरी बहन सुगंधा की शादी का मंडप सजा था। बारात आ चुकी थी। सुगंधा दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। बीच शादी में घुसकर भानु प्रताप ने बंदूक की नोक पर जबरन सुगंधा से शादी करके हवेली ले गया। सावित्री से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसी क्षण हवेली छोड़ने का फैसला ले लिया, भानु प्रताप से इस वादे के साथ कि वो कभी भी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगा, नहीं वो कभी अपने बेटे को उसकी सच्चाई बताएगी। इसीलिए भानु प्रताप तुझे और बलराम को कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को कुछ हुआ तो सारी संपत्ति अनाथालय को चली जाएगी। तुम लोगों को सारी सच्चाई बताकर मैंने सचेत कर दिया है। अब क्या करना है और कैसे करना है यह तुम दोनों को ही तय करना है। अब देर मत करो, रुक्मणी को कुछ हो इससे पहले वहां पहुंच जाओ जल्दी। ठीक है काका, हम लोग हवेली जा रहे हैं, आप माई को यहाँ ले आओ, वो अकेली है घर पर, कहीं पीछे से कोई उन्हें कुछ कर ना दे। बलराम ने लखन से कहा। केशव बोला, मैं जाता हूँ उनके पास, तुम दोनों जाओ। अब सावित्री बहन हमारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी बहन रुक्मणी को बचाओ, मैं उनके पास जाकर उन्हें कहीं और ले जाता हूँ। सब वहाँ से निकल गए, इस बात से अनजान कि यह जाल सिकंदर का फैलाया हुआ था और अब उसमें एक एक कर फंस रहे थे। तीनों के निकलते ही सिकंदर ने बाहर आकर लखन के हाथों में नोटों की गड्डियां फेंकी। शाबाश लखन, बहुत बढ़िया तरीके से किशन और बलराम को सच्चाई बता दी तुमने। अब सावित्री देवी को कब्जे में लेकर गीता और बलराम की शादी करवाऊंगा। राम सिंह को इतना मजबूर कर दूंगा कि किशन भी अपने हिस्से की संपत्ति गीता के नाम कर देगा। फिर भानु प्रताप और उसका भिखारी बेटा कुंदन सड़कों पर होगा। मेरी बेटी सारी दौलत की अकेली मालकिन होगी। हा हा हा, और हंसता हुआ वहां से चला गया। इधर केशव जैसे ही सावित्री देवी के यहाँ पहुंचा, पहले से मौजूद सिकंदर के आदमी दोनों को पकड़कर हवेली ले गए। अब सब सामने आमने सामने थे। सिकंदर ने कहा, अब बोलो किशन, क्या फैसला है? पहले बताओ माई बापू कहाँ हैं और ललिता काकी और रुक्मणी को क्यों पकड़ कर लाए? उनकी क्या गलती है? किशन ने सवाल किया। अभी तक तो सब अच्छे हैं। अगर तुझे अपने माता पिता और रुक्मणी की जिंदगियां बचानी है तो गीता से ब्याह करना होगा, नहीं तो इन तीनों को मरते देखने के लिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। चौधरी, बलराम चिल्लाया। क्यों नहीं करूँगा, और कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुझे, बलराम बोला। तब तक सावित्री और रामदीन भी वहां पहुंच गए। अब भी रोकोगे? हा हा हा, हंसते हुए बलराम से कहा सिकंदर ने। माई को छोड़ दे चौधरी। सिकंदर आदमियों को इशारा करता है, वो रामदीन और सावित्री को वहां से ले जाती हैं। चौधरी छोड़ दो इन सबको, बलराम ने चौधरी से कहा, और वह चौधरी के आदमियों को मारने लगा। किशन ने बलराम को मारपीट करने से रोक दिया। रुक जा बलराम, तुझे मेरी कसम, रुक जा मेरे भाई, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसके बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं।
हम गुस्से में आकर किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। बलराम रुक गया। किशन ने चौधरी से कहा, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। बहुत बढ़िया किशन, वैसे तुम हो तो बहुत समझदार। सिकंदर खुश होकर बोला। अपने आदमियों से बोला, जाओ घर से सबको यहाँ आने को कहो और पंडित को भी साथ ले आना। एक आदमी को भानु प्रताप को बुलाने भेज देता है। जाओ भानु प्रताप से कहो शादी की तैयारी शुरू होने वाली है। किशन के माता पिता को पकड़कर ले आओ, इसे शादी के लिए तैयार करे। और हाँ, तब तक इस बलराम को इसकी माँ के पास पहुँचा दो। गोदी में बैठ जाए जाकर अपनी माँ की। ध्यान रहे भागने की या कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना बलराम, वरना किशन के माता पिता को मेरे आदमी गोली मार देंगे। बलराम को भी वही कैद कर दिया जहां उसकी माई और रुक्मणी का परिवार था। बलराम भैया, रुक्मणी ने रोते हुए पूछा। किशन ठीक है ना बलराम भैया? हाँ रुक्मणी, किशन ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, पर मैं चाहकर भी यह शादी ना रोक सकता। मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। दुखी मत हो भैया, आप सभी सलामत रहे, यह काफ़ी है मेरे लिए। मैं किसी की जिंदगी खतरे में डालकर अपनी खुशियाँ नहीं चाहती। रुक्मणी सही कह रही है बलराम, खुद को दोष मत दो। सावित्री देवी ने बलराम से कहा, माई तूने मुझसे सच क्यों छुपाया? कौन सा सच बलराम? सावित्री ने बलराम से पूछा। मेरी पहचान का सच माई, आप सारी जिंदगी यही कहती रही, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। सही कहा है मैंने, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, यह बात हमेशा याद रखना। सावित्री देवी ने गुस्से में बलराम से कहा। झूठ है माई, सब झूठ। मेरे पिता भानु प्रताप है ना माई? और रामदीन काका मेरे सगे मामा। क्या? रुक्मणी और ललिता दोनों के मुंह से आश्चर्य निकला। आप ठकुराइन हो? किशन आपका भतीजा है। केशव को चुप देखकर ललिता ने पूछा, आप चुप है? क्या आप जानते थे यह बात? आपने हमें इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? केशव चुप रहा। सावित्री समझ गई थी अब बलराम से झूठ बोलना मुश्किल है। हाँ, वो तेरे मामा है, बहुत कष्ट सहे उन्होंने हमारे लिए, अपना सुख अपनी खुशियाँ दान कर दी थी। एक तेरा पिता जिसने अपनी अय्यासी के लिए अपनी पत्नी और बेटे को अकेला रहने पर मजबूर कर दिया। मैं तुझे उसकी छाया से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनके बारे में तुझे कुछ ना बताया। और रामदीन मामा है तेरे, मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी सारी जिंदगी अपनी बहन और उसके बच्चे को संभालने में ख़त्म कर दे। मैंने ही उन्हें अपनी कसम दी थी कि अगर वो मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं तो हमसे रिश्ता ख़त्म करना होगा, तभी मैं इस गांव में रुकूंगी, नहीं तो कहीं और चली जाऊंगी। भैया ने दिल पर पत्थर रख लिया, मुझसे दूर हो गए। बलराम को उसके पिता की सच्चाई बताकर सावित्री रोने लगी। बलराम ने माँ को सीने से लगाकर कहा, रो नहीं माई, तेरे रोने के दिन गए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरा और किशन का नाना जी की संपत्ति पर कानूनन अधिकार है। अब तुम्हें और मामा को यूं गरीबी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। हम कानून का सहारा लेकर इन्हें सबक सिखाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता से उलझना आसान नहीं है, वो दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। हमें हमारी जिंदगी में अब और कोई समस्या नहीं चाहिए। किशन की शादी होते ही ये लोग हमें छोड़ देंगे और हम वापस अपनी सुकून भरी जिंदगी में लौट जाएंगे। उन्होंने जितने पाप किए हैं उसका फल उन्हें भगवान देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सावित्री बोली। रामदीन और कमली जैसे ही बाहर पहुंचे, तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? रामदीन ने किशन को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया। कमली दूर खड़ी थी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। माई, किशन ने कहा और पास आने का इशारा किया। किशन मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया। कमली ने किशन का माथा चूमते हुए कहा। बस कर माई, रुलाएगी क्या? किशन ने आंसू छिपाते हुए कहा। यह मेरी किस्मत है तो किसी से कैसी नाराजगी? किशन फीकी मुस्कान के साथ बोला। चलो बहुत हुआ ड्रामा, गीता आने वाली है, तैयार करो इसे और शादी के लिए जाओ। चौधरी ने कहा। मंडप सज चुका था, पंडित भी आ चुके थे। थोड़ी देर में गीता भी दुल्हन सी सजी 16 श्रृंगार किए रजनी के साथ आ गई थी।
रामदीन किशन को ले आया। गीता ने किशन को देखा तो उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान फैल गई। देखा मेरी रानी बिटिया, तेरे बापू ने जो कहा कर दिया। तूने मेरी जान भी मांगी होती तो आज तुझे वो भी दे देता। गीता दौड़कर अपने पिता के सीने से लग गई। मरे आपके दुश्मन, मरे। मेरे होते हुए कोई तकलीफ मेरे बापू को छू भी नहीं सकती है। क्या सच में बिटिया? हाँ बापू, सच्ची। सिकंदर ने कहा, चलो बातें बाद में, शादी का मुहूर्त ना निकल जाए। पंडित जी रस्में शुरू करो। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। एक एक रस्म के साथ किशन के सपने टूटकर बिखर रहे थे। सहरे के पीछे बहते आंसुओं में उसका दर्द बह रहा था, जिन्हें कोई भी देख नहीं पा रहे थे। तभी भानु प्रताप अपने आदमियों और कुंदन को लेकर वहां आ जाता है। रुको, यह शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया यह शादी? और आप कौन होते हो यह शादी रोकने वाले? रजनी ने भानु प्रताप से पूछा। भानु प्रताप अपने आदमियों से बोला, पकड़ लो दोनों को। अरे भाभी, पहले तो आप लोगों ने हमें इस धोखे में रखा कि कुंदन से गीता की शादी करेंगे, और अब शादी कर रही है वो भी इस फटीचर से। मैं ये नहीं होने दूंगा। गीता की शादी तो कुंदन से ही होगी। भानु प्रताप, तेरी इतनी हिम्मत! सिकंदर भानु प्रताप को धकेल देता है तो उसके आदमी सिकंदर को मारने लगते हैं। काका छोड़ दो बापू को, काका। गीता बीच में आ जाती है। अच्छा छोड़ दूं? चल छोड़ दिया। तू भी अपनी जिद छोड़कर कर ले कुंदन से ब्याह कर ले, वरना इन दोनों को जान से मार दूंगा। भानु प्रताप सिकंदर के सिर पर बंदूक रख देता है। यह सुनकर गीता चुप हो जाती है। रजनी रोने लगी। बस बिटिया, इतना ही प्यार है अपने माई बापू से। तेरे बापू ने तेरे लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, और तू अपने बापू की जान बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। आखिरी बार कह रहा हूँ छोरी, मान जा, वरना ना किशन मिलेगा ना तेरे माँ बाप। फिर अकेले खुशियाँ मनाना अपनी जिंदगी की। गीता रोने लगी, बोली, बापू को छोड़ दो काका, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। सिकंदर, जा अपने हाथों से अपने दामाद को तैयार करके ला। तूने कुंदन की खुशी छीनने की कोशिश की, अब तू ही उसे ब्याह के लिए तैयार करेगा। कुटिल मुस्कान के साथ भानु प्रताप ने कहा। सिकंदर तो यही चाहता था। वो कुंदन को वहीं ले गया जहां सारे लोग बंधक बने हुए थे। अरे वाह ससुर जी, आप तो बहुत पहुंची चीज निकले। सबके साथ बलराम को भी बंधक बने देखकर कुंदन ने सिकंदर से कहा, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। हाँ बेटा, अब मेरे खेल का नया पहलू भी देखो। उसने वहां पहरा दे रहे हरिया और माधव को इशारा किया। उन्होंने तुरंत कुंदन को बंदी बना लिया। अरे अरे छोड़ो मुझे, मैं तो इनका होने वाला दामाद हूँ। ससुर जी कहिए इनसे मुझे छोड़ दे, वरना आप बापू का क्रोध जानते हैं। जानता हूँ, पर तुम दोनों अभी तक मुझे नहीं जानते। शादी की शेरवानी बलराम पर फेंकते हुए कहा। सिकंदर ने, चल बेटा तैयार हो जाओ। गीता की शादी ना तो किशन से होगी और ना कुंदन से। उसकी शादी भानु प्रताप सिंह के बड़े बेटे बलराम से होगी। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? हा हा हा, बेशरम होकर हंसता है सिकंदर। क्या कुंदन का मुंह खुला का खुला रह गया। यह झूठ है, मेरे कोई भाई नहीं है। यह झूठ है। यह सच है बलराम, तुम्हारे पिता की पहली संतान उनकी पत्नी सावित्री भाभी का बेटा है। बलराम गुस्से से तिल मिलाकर बोला, नहीं पहनने यह कपड़े, और मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। तेरी बेटी से तो हरगिज नहीं। उसके सीने में दिल ही नहीं। कितनी बेदर्दी से मेरी बहन रुक्मणी को उसने जलाया था, मैं यह कभी भी नहीं भूल सकता। और अब यह नहीं भूल पाएगा कि तेरे कारण इन सब की जाने गई। उसने रिवॉल्वर सावित्री देवी की कनपटी पर रख दिया। अब बलराम मजबूर था
जिसकी चाल में भानु प्रताप जैसा काया इंसान फंस गया तो इन बच्चों की क्या औकात थी। बलराम दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसके चेहरे को अच्छे से सहरे से ढक दिया गया था। शादी की रस्में शुरू हो गई। भानु प्रताप अपनी जीत पर बहुत खुश था। सिकंदर रजनी और गीता के सामने दुखी होने का नाटक कर रहा था। शादी संपन्न हो गई। गीता रजनी के गले लगकर रोने लगी। चलो बच्चों, बड़ों का आशीर्वाद लो, कहकर जैसे ही भानु प्रताप बलराम को कुंदन समझकर गले लगाता है, बलराम उसे पीछे धकेलकर अपने चेहरे से सेहरा हटा देता है। तुम, भानु प्रताप 2 कदम पीछे हट गया। यह सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया चौधरी। हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था। तुमने कहा था शादी कुंदन से होगी। बस तुम्हें शादी रोकने का नाटक करना है। रजनी और गीता यह सुनकर सन्न रह गई। इतना बड़ा धोखा जो दिया था सिकंदर ने उन्हें, किस लिए? दौलत के लालच में। बापू, ऐसा क्यों किया आपने? गीता रोते हुए बोली। चुप हो जा बेटा, तू ये किससे कह रही है? यहाँ दौलत का लालची इंसान खड़ा है। तेरे बापू यहाँ कहाँ है? तेरे बापू तेरी आंखों में आंसू कहाँ देख पाते थे? अब बलराम ही तेरी किस्मत है। रजनी गीता को समझाने लगी। सबको बाहर ले आओ, चौधरी ने अपने आदमियों से कहा। सावित्री देवी को साथ में देखकर समझ गया कि सिकंदर को वशियत वाली बात पता चल गई कि बलराम और किशन असली वारिस है। इसीलिए उसने उसे लालच देकर बेवकूफ बना दिया। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, पर जाने से पहले किशन को यह पेपर पर दस्तखत करने होंगे कि वो अपना हिस्सा मेरी बेटी के नाम कर रहा है। बस करो बापू, और कितना नीचे गिरोगे? गीता रोते हुए बोली। मेरी ही गलती थी जो मैं इन दोनों के बीच में आ गई थी। यह नहीं हो सकता चौधरी, रामदीन ने कहा। तुम्हें यह तो पता चल गया कि पिताजी की जायदाद के वारिस बलराम और किशन हैं, तो तुमने बलराम से गीता की शादी इसीलिए जबरन करवाई क्योंकि बलराम के पास नाना से मिली संपत्ति तो है। भानु प्रताप की पुश्तैनी संपत्ति में भी बलराम के दादाजी उसका हिस्सा तय कर गए थे। रही बात किशन की, तो कमली के माता पिता के पास तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले थे। किशन के पास सिर्फ उसके दादाजी की संपत्ति से मिला हिस्सा है, तो किशन हर मायने में बलराम से दौलत में कम है। और एक बात जो अभी तक सिर्फ मैं और सावित्री जानते हैं, वो यह कि हमारे बच्चे यह संपत्ति इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर किसी के नाम नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने इसे बेचने या इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो भी यह संपत्ति अनाथालय वालों के हाथ चली जाएगी। पिताजी जानते थे भानु प्रताप बच्चों के बड़े होने पर जबरन सारी संपत्ति अपने नाम करवा सकता है, इसीलिए उन्होंने ऐसी वसीयत बनाई थी। इसीलिए हमें जाने दो, हम हमारे बच्चों के साथ अपनी दुनिया में खुश हैं। ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे। चलो किशन, भानु प्रताप, तुम जैसे जीते रहे हो अब तक वैसे ही जियो। मैं और मेरा बेटा उस हवेली में कभी नहीं आने वाले, ना तुमसे कोई हिस्सा लेने वाले। चलो किशन, चल कमली, ये हमारी दुनिया नहीं है। भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ, सावित्री देवी ने कहा। और मामा मैं भी। बलराम ने रामदीन के साथ बाहर के लिए कदम बढ़ा दिए। माई मैं भी आपके साथ चलूंगी, गीता ने आवाज लगाई। मैं समझ गई, सच्चा सुख रिश्तों में है, दौलत में नहीं। सब लोग वहां से चले गए। भानु प्रताप भी कुंदन को लेकर लौट गया। सिकंदर हारे सिपाही की तरह खड़े रह गए। गीता ने जाते जाते माई के गले लगकर विदा ली, पर सिकंदर की ओर देखा भी नहीं। बलराम ने गीता को स्वीकार कर लिया। गीता भी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। गीता ने एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनकर सबका दिल जीत लिया था। रुक्मणी को छोटी बहन सा स्नेह करने लगी थी। जो उसने रुक्मणी के साथ किया, उसको ठीक करने के लिए अपनी माँ की मदद से शहर में जाकर बड़े डॉक्टर से मिलकर रुक्मणी के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने लगी। 1 साल बीत गया। गीता की गोद में प्यारी सी बच्ची खेलने लगी थी। अब तक रुक्मणी का चेहरा भी पहले जैसा खिल उठा था। किशन और रुक्मणी पहले के जैसे हंसते गाते उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के हो जाए। बस बस, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। मेरी प्यारी रुक्मणी। भाभी तुम, गीता को रुक्मणी
अब भाभी कहती थी। गीता को देखकर शर्मा गई रुक्मणी। हाँ और क्या, तुम्हें याद नहीं, 2 दिन बाद तुम दोनों 18 साल के हो रहे हो। तुम्हारे भैया ने पंडित जी से बात करके शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लिया है। सच्ची? रुक्मणी ने गीता से लिपटते हुए पूछा। सच्ची। चलो वक्त बहुत कम है, बहुत तैयारी करनी है। गीता हंसते हुए चली गई। आज किशन और रुक्मणी 18 साल के हो गए थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। रामदीन और केशव जल्दी से जल्दी दोनों की शादी कर देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे फिर कोई भी दुख तकलीफ उनकी जिंदगी में आए। रुक्मणी और किशन की शादी की खबर गांव में फैल गई थी। सिकंदर भी शादी में दोनों को आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने रुक्मणी और किशन से हाथ जोड़कर माफी मांगी और ढेर सारे तोहफे दिए। और फिर गीता से बोले, अब तो गुस्सा छोड़ दो बिटिया, और हो सके तो अपने बापू को माफ कर देना, वरना चैन से मर नहीं पाऊंगा। गीता यह सुनकर रो पड़ती है और सिकंदर के सीने से लग जाती है। सबकी आंखें नम हो जाती है। सिकंदर कुछ पेपर बलराम की ओर बढ़ाते हैं। यह क्या है? यह तुम दोनों का शादी का तोहफा है। तब हालात अलग थे, मैं कुछ देता तो तुम दोनों लेते नहीं। पिता का आशीर्वाद समझकर रख लो। एक छोटा सा घर बनवाया है तुम्हारे लिए, मना मत करना, नहीं तो मैं समझूंगा तुम दोनों ने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। सावित्री इशारे से लेने को कहती है। दोनों पेपर लेकर सिकंदर का आशीर्वाद लेते हैं। शादी में कुंदन भी आता है अपनी माँ सुगंधा के साथ। दोनों ही अब भानु प्रताप के साथ नहीं रहते थे। भानु प्रताप ने झुकना नहीं सीखा था, इसीलिए गांव की हवेली छोड़कर शहर चला गया। अपने पुश्तैनी हवेली में जाकर रहने लगा। कुंदन हाथ जोड़कर रामदीन के पास आता है। मामा, अपने घर लौट चलो, हमें भी आपके प्यार और परिवार का साथ चाहिए। बड़ी माँ, आप भी चलो। बलराम भैया को आपने बहुत प्यार दिया, अब मेरी बारी है। मैं समझ गया, दुनिया में प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं। वो घर और दौलत पर आपका और किशन और मेरे भैया का हक है। अगर आप नहीं चले तो मैं भी यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सुनंदा भी कमली से कहती है, जी अपने घर लौट चलो। रामदीन मान जाता है। वो अपने परिवार को लेकर हवेली में रहने आ जाता है। रुक्मणी भी विदा होकर अपने किशन की दुल्हनिया बनकर हवेली में आती हैं और हवेली को देखकर अपने पुराने चुलबुले अंदाज में कहती हैं, अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली, इसमें तो पूरा गांव बस जाए। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। रुक्मणी शर्माकर गीता से लिपट जाती हैं। आज कई साल के वनवास के बाद रामदीन और सावित्री अपने घर लौट आए थे। किशन और रुक्मणी की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। कुंदन की शादी भी उसकी पसंद की लड़की से हो गई थी। रामदीन ने केशव के और अपने कच्चे मकान तुड़वाकर उसकी जगह एक बड़ा घर बनाकर अपनी दोस्ती निभाई। सब कुछ सही हो गया था।